नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रश्न श्रृंखला में यानी मॉक टेस्ट सीरीज में। आज ये 21वां वीडियो है और हम निरंतर जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इस सीरीज में देख रहे हैं। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी गुणवाचक विशेषण हैं, यानी जितने भी शब्द हों वो सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटा है, पतला है, पहला आ गया, सतसई आ गया। तो यहाँ पर पहला जो है क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसी प्रकार जो है सभी में कोई ना कोई, लेकिन B ऑप्शन जो है इसमें सुबह, शाम, नुकीला, लंबा, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है B होगा। जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समय के संदर्भ में अगर बात करें तो सुबह और शाम जो है ये जो है गुणवाचक विशेषण है। आकार की बात करें तो नुकीला और लंबा जो है गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार B के जो है ऑप्शन में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के ही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, कुछ सामान यहाँ रख दो। तो इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले हम विशेषण को डिटरमाइन करते हैं कि इसमें विशेषण शब्द है कौन सा। तो यहाँ पर जो है सामान की जो है विशेषता क्या बता रहा है, कुछ, यानी क्या है ये, कुछ जो है एक यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ शब्द है। और कुछ जो है किस प्रकार का है, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कुछ से जो है हमको ये निश्चित नहीं होता है कि संख्या कितनी है, इसलिए इसको हम अनिश्चयवाचक जो है विशेषण की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका अगर जो है हम और ज़्यादा डिवीजन करें तो ये किस में पहुंच जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कुछ जो है सर्वनाम होता है और जब कोई सर्वनाम शब्द जो है विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है और उसके अंदर जो उसका प्रकार क्या है वो अनिश्चयवाचक है। फिर संकेतवाचक या निश्चयवाचक जो है किस तरह के होते हैं, यह, वह, इस, उस। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन, क्या, किस। और संबंधवाचक विशेषण जो है ये हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा, उसका, इसका, उनका, ये सभी जो है संबंधवाचक जो है विशेषण सार्वनामिक होते हैं। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से इसमें से कौन सा युग्म या जोड़ा गलत है? तो देखते हैं शब्द और विलोम की दृष्टि से इनको। पहला ऑप्शन आपके सामने है उन्मूलन और स्थापना, बिल्कुल सही है। उन्मूलन मतलब जो है किसी को हटा देना, किसी को अपनी जगह से नष्ट कर देना, और स्थापना जो है उसका विलोम हो जाएगा। इसी प्रकार से उर्वर और ऊसर दोनों ही विलोम शब्द हैं आपस में।
उपयोग और दुरुपयोग भी जो है विलोम शब्द हैं। रचनात्मक का विलोम ध्वंसात्मक होगा। तो चारों ही जो है युग्म इसमें सही है, यानी इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, ललित शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? तो ललित का जो है विपरीतार्थक शब्द इसमें से कौन होगा? ललित को अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। अनुपम का जो है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी अनूठा हो सकता है, अनन्य भी हो सकता है और विलक्षण भी हो सकता है, लेकिन सुंदर जो शब्द है ये अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुपम के अन्य पर्यायवाची शब्दों को हम यहाँ पर देखते हैं। अनूप, अतुल, अद्भुत, अद्वितीय, बेमिसाल, निराला, विलक्षण, अपूर्व, अनोखा, अनन्य, बेजोड़, अनूठा और अभूतपूर्व, ये सभी जो है अनुपम के कुछ उदाहरण है पर्यायवाची शब्दों के। सुंदर जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों को पृथक कीजिए। यानी कृष्ण के जो पर्यायवाची शब्द हैं हमको देखना है वो कौन कौन से हैं। तो मोहन जो है कृष्ण का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल ठीक है। कैटमार भी होता है, और कृष्ण का एक पर्यायवाची नटवर भी होता है। इसके अलावा विनायक जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। कन्हैया कृष्ण का पर्यायवाची होता है, और विनाशक भी जो है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो 1, 2, 3 और 5 यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। कृष्ण के जो है पर्यायवाची विभिन्न रूपों में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? श्याम, मोहन, राधा स्वामी, मुरलीधर, मधुसूदन, कन्हैया, वासुदेव, माधव, गिरधारी, गिरिधर, नटवर, नंदलाल, बनवारी, विशंभर, पुरुषोत्तम, गोपाल, अच्युत, घनश्याम, राधापति, मुकुंद, गोपी बल्लभ, गोविंद और केशव, ये सभी कृष्ण के जो है विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। विनायक और विघ्न विनाशक शब्द जो है गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। हालांकि जो है ऑप्शंस में केवल विनाशक पूछा गया था, लेकिन विघ्न विनाशक या विघ्न नाशक जो है गणेश जी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, जो कम बोलता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? अल्पभाषी भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अल्पभाषी यानी जो कम बोलता हो, और मितभाषी भी जो है हो सकता है, क्योंकि मितभाषी का अर्थ भी होता है जो कम बोलता है। तो ए और बी जो है दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। आज्ञ का जो प्रयोग किया गया है, जिससे किसी बात का पता ना हो, यानी जो अज्ञानी हो उसके लिए आज्ञ का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं और उनके लिए एक शब्द को जो है सुमेलित करना है। तो एक एक करके हम मिलान करते हैं। जो बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाहूत, यानी ए का जो है 1 सही हो जाएगा। जो ढका हुआ ना हो यानी उसके लिए क्या हो जाएगा? अनावृत, तो बी का 2 हो जाएगा। और जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनावर्त। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। जो बुलाया ना गया हो उसके लिए अनाहूत, जो ढका हुआ ना हो अनावृत, और जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनावर्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो पुष्प, पौष और नौ, ये क्या है? ये सभी तत्सम शब्द हैं। लेकिन इनमें एक शब्द जो सी ऑप्शन में दिया है पड़ोसी, पड़ोसी क्या है? एक जो है तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? प्रतिवेशी। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अन्य जो है कुछ जो इस विकल्पों में तत्सम शब्द दिए थे उनके तद्भव जान लेते हैं। पुष्प का तद्भव क्या होता है? फूल होता है। पौष का पूष होता है, और नौ का जो है नव होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? प्रकट का प्रगट होता है, बिल्कुल ठीक है। तत्सम प्रकट होता है और उसका तद्भव जो है प्रगट होता है। इसी प्रकार वधु का बहु होता है। श्रृंगाल का सियार होता है तत्सम का तद्भव। और सांप का जो है श्राप का साप नहीं होता है। तो सांप का जो है सही तत्सम शब्द क्या होगा? श्राप होगा। इस तरह से डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो सांप का तत्सम रूप श्राप है, और सर्प अगर पूछा जाता तो उसका सांप है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को हमको इन 5 ऑप्शंस में से छांटना है। अंताक्षरी कैसा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ। इकट्ठा भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसमें दोनों ही ठा का प्रयोग किया गया है। कवित्री भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि या पर छोटी की मात्रा लगाई गई है। कलश भी गलत लिखा है और गोप्यनी भी गलत लिखा है। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो है कोई भी इसमें से शुद्ध शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब इनके शुद्ध वर्जन देख लेते हैं। अंताक्षरी को इस तरह से सही लिखते हैं। इकट्ठा में जो है टा के नीचे ठा लगाया जाता है। कवित्री में या पर छोटी की मात्रा नहीं लगती है, कवियत्री लिखा जाता है। कलश में जो है सा ये वाला प्रयोग होता है और गोपनीय की जगह गोपनीय शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न, व्याकरणिक दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की हमको पहचान करनी है। पहला वाक्य क्या है, शहर प्रायः गंदे होते हैं, ठीक लिखा हुआ है। हिमालय पर्वतों का राजा है, ये भी ठीक है। बंदूक एक अस्त्र है ना कि शस्त्र है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। मेरी राय से आप चले जाइए, तो यहाँ पर मेरी राय से की जगह क्या सही होना चाहिए था, मेरी राय में आप चले जाइए, और साथ में पूर्ण विराम का चिन्ह भी लगना आवश्यक होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है उसमें अशुद्धि थी। अगला प्रश्न, स्थगन और सत्रावसान दोनों जो है संसद की कार्रवाइयों से संबंधित शब्दावलियां हैं, इनमें आपस में क्या अंतर है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान लोकसभा के विघटन से संबंधित होता है। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है क्योंकि सत्रावसान से जो है लोकसभा विघटित नहीं होती है, केवल जो है लोकसभा का जो सत्र होता है वो जो है विघटित हो जाता है। अगला क्या अंतर दिया हुआ, स्थगन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल ही जो है उल्टा दिया हुआ है, स्थगन जो है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और अगर सदन का सत्रावसान करना होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ना तो एक ना ही दो, कोई भी विकल्प इसमें से जो है सत्य नहीं है। अब स्थगन और सत्रावसान में क्या प्रमुख अंतर हैं ये हम जान लेते हैं। स्थगन में जो है यह सत्र को समाप्त न करके केवल एक बैठक को समाप्त करता है, यानी जो बैठक चल रही होती है उस दिन की पूरी कार्रवाई को स्थगित कर देता है। सत्रावसान क्या होता है, यह केवल सत्र को समाप्त करता है, लोकसभा भंग नहीं होती है। मान लीजिए शरदकालीन सत्र चल रहा है लोकसभा का, तो अगर जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा कर दी गई कि सत्रावसान हो गया है तो लोकसभा जो है नहीं भंग होगी, बल्कि जो है वो सत्र जो है भंग हो जाएगा। यह सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है स्थगन, और जो है सत्रावसान जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, यह कथन किसका है, यानी एक ये कथन दिया हुआ है और निम्न विद्वानों में से किसका ये कथन है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे हुए समाज का निर्माण करे। तो समाज के बारे में जो है यह उक्ति या कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मिस्र में गर्मी के दौरान बहने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है। तो मिस्र में जो गर्मियों में गर्म हवा चलती है उसको हम जो है खमसिन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। खमसिन जो है मिस्र में बहने वाली गर्म हवा को कहते हैं। ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में गर्मी में चलने वाली हवा होती है। बिराजोन पेरू तथा चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली हवा होती है। और गिबली जो है लीबिया में चलने वाली गर्म शुष्क तथा धूल एवं रेत से भरी हवा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सूचियां हैं, एक पहली सूची में जनजातियां दी गई हैं, दूसरी में जो है उनके निवास क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दोनों का जो है हम आपस में सुमेलन करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। बोवर जनजाति, बोवर जनजाति जो है कहाँ की है, ये साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका की है। उसके बाद जो है वेद्दा जनजाति, वेद्दा जनजाति जो है ये श्रीलंका की जनजाति है। चकमा जनजाति जो है ये म्यांमार की जनजाति है। और पपुआंस जो है ये न्यू गिनी की जो है जनजाति है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। एक बार इसका जो है हम रिवीजन करते हैं।
बोवर जनजाति दक्षिण अफ्रीका, वेद्दा जनजाति श्रीलंका, चकमा जनजाति म्यांमार और पापुआंस जनजाति जो है न्यू गिनी की है। अगला प्रश्न, गैलेना व सिरुसाइट ये किसके अयस्क हैं? तो गैलेना बहुत ही फेमस अयस्क है, आपको जरूर ये पता होना चाहिए। गैलेना व सिरुसाइट जो है सीसा या जो है लेड के प्रमुख अयस्क हैं। गैलेना जिसको हम जो है पीबीएस से लिखते हैं और सिरुसाइट जो है PbCO3, ये सभी जो है सीसा या लेड के अयस्क हैं। पोटेशियम के जो है अयस्क कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं, नाइटर जो है या पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, कैल्शियम के कैल्साइट व फ्लोरोस्पार और टिन के जो है कैसिटेराइट, ये जो है इनके प्रमुख अयस्क हो गए। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो दूध में जो एसिड पाया जाता है उसको हम लैक्टिक एसिड या जो है लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। दूध दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये ज़्यादातर जो है खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा और आंवला में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में और ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो पंचवर्षीय योजनाओं में 66 से लेके 69 तक जो है योजना अवकाश का काल रहा था। और इसका जो है कारण क्या था? क्योंकि जो है इसी दौरान जो है भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध दोनों ही हुआ था, जिसकी वजह से जो है पूरी तरह से जो है पंचवर्षीय योजना जो है लड़खड़ा गई थी। तो 66 से 69 जो है तृतीय योजना यानी 61 से 66 तक चली और उसके बाद चौथी योजना जो है 69 से 74 तक चली। तो इसके बीच जो है जो 3 साल का काल था, ये 3 जो है सिंगल यानी एक वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चलाया गया, एक वर्षीय योजनाओं से, और इसको जो है हमने योजना अवकाश का जो है या प्लान हॉलीडे के नाम से जाना। 79 से 80 तक जो है ये पीरियड कौन सा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच का काल था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक चलनी थी, लेकिन जो है ये 78 ही तक चली, क्योंकि जब जनता सरकार आ गई जो है फोर्स में, तो उसके बाद जो है उन्होंने इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। फिर 2 साल तक जो है रोलिंग मॉडल या अनवरत प्लान जो है चलाया गया था। अनवरत योजना इसको कहते हैं। इसके बाद जो है 90 से 92 तक जो है 2 साल तक जो है कोई भी योजना नहीं रही है, केवल वार्षिक योजनाएं रही हैं। और ये काल कौन सा था? 85 से 90 तक का चला और उसके बाद से 8वीं योजना जो लागू हुई थी वो 2 साल बाद 92 से 97 में लागू हुई। तो बीच में जो 90 से 92 का काल था वो भी जो है योजना अवकाश का या जो है एक वर्षीय जो है योजनाएं इसमें चलाई गई। इसमें क्या कारण था? इसमें जो है बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से बैठ चुकी थी। जो विदेशी खजाना भारत के पास था वो केवल जो है $1 अरब का जो है बचा था और भारत पे बहुत ज़्यादा ऋण हो गया था। इसके बाद ही जो है नरसिंह राव सरकार और मनमोहन सिंह जो है उनके वित्त मंत्री थे, तो दोनों ने मिलके जो है भारत में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो है नीति यानी उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति लेके आए, जिससे जो है भारत जो है ओपन मार्केट अर्थव्यवस्था के रूप में वहाँ से विकसित हुआ। आगे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन कौन से सही नहीं है हमको ये बताना है। तो इसके गठन की घोषणा 27 नवंबर 2017 को की गई थी, बिल्कुल सही कथन है। इसके अध्यक्ष जो है NK सिंह हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसकी समयावधि 2020 से 2025 तक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी इसमें से सारे ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यानी सभी सही हैं इसमें करेक्ट होगा। अब ये जो वित्त आयोग होते हैं इनके बारे में संवैधानिक प्रावधान और बाकी चीज़ों को जानते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व भी राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण
तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, उसका क्या फार्मूला होगा, किस प्रकार से राज्यों को जो है केंद्र सरकार से जो है जो आर्थिक मदद दी जाती है उसका बंटवारा किया जाता है धन का, तो उसका फार्मूला जो होता है उसके संबंध में सुझाव देने का काम होता है। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखता है, यानी जब जो है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है वो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष जो है उन सिफारिशों को रखवाता है, उसके बाद जो है संसद उस पर निर्णय लेती है। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी अपने जीवन के अंत समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे? तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अरविंद घोष, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, हेमंत चंद कानूनगो या अजित सिंह? तो रामकृष्ण मिशन के स्वामी बने थे जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय अपने प्रारंभिक जीवन में एक क्रांतिकारी थे जो बाद में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे। इन्हें किरलाम्बा स्वामी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाएं। तो आधुनिक भारत की या जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है ये घटनाएं हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, इनको हमको कालक्रम से जो है लगाना है। इसमें जो है क्या कालक्रम आएगा? तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं इसमें जो देखने में लग रहा हो कौन सा, बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन कब की घटना है? 1905 की है। उसके बाद जो है दूसरा जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? तो उसके बाद जो है चंपारण आंदोलन आता है। चंपारण आंदोलन जो है 1917 का है। फिर 1917 के बाद जो है खेड़ा आंदोलन आ जाता है 1918, या इसको खेड़ा सत्याग्रह भी कहते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1919। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। एक बार इसका कालक्रम फिर से मिला लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगला प्रश्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी संबंधित, किसी नेटवर्क में किस एक पॉइंट है जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहां से पुनः डेटा का वितरण होता है? यानी डेटा को वितरण करने वाला जो है पॉइंट कहाँ होता है? तो इसको हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर के संदर्भ में? प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का एक समूह होता है। टर्मिनल क्या होते हैं? यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में संसाधनों को साझा इस्तेमाल के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट जो होता है वो किस पर आधारित होता है? वो एक नया डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है, जनरल टेम्पलेट होता है, लेटर टेम्पलेट होता है, या कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है? तो उसे हम जो है ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पल कहते हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। दशावतार मंदिर बहुत ही फेमस है, उत्तर प्रदेश में है और गुप्तकालीन मंदिर है। ये सब विशेषताएं आपने इसकी सुन रखी होंगी। ये कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तो दशावतार मंदिर जो है झांसी के निकट देवगढ़ में जो है ललितपुर जिले में स्थित है। कुछ और जो है गुप्त काल के जो है प्रमुख मंदिर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में। तो भूसरा जो है ये नागौर में है राजस्थान में, या ये कैसा है? एक शिव मंदिर है। तिगवा जो है जबलपुर में स्थित है, ये एक विष्णु मंदिर है। देवगढ़ जो ललितपुर में है दशावतार मंदिर, इसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं। सिरपुर जो है महाराष्ट्र में, ये लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर स्थित है, ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है गुप्तकालीन। उदयगिरी विदिशा में जो है विष्णु मंदिर है। भीतरगांव कानपुर में जो है ईंटों का एक मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। सारनाथ वाराणसी में धमेक स्तूप है और भीतरी गाजीपुर में ईंटों का जो है एक मंदिर है। इसके अलावा जो है भीतरी खोद जो है जो कि नागेर में है, ये एक शिव मंदिर है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 नवंबर, 9 नवंबर 2000, या 9 नवंबर 2001, या 10 नवंबर 2001। थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग बनाया गया है ऑप्शंस को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 नवंबर वर्ष 2000, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा।
अब जो है राज्यों के पुनर्गठन की इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन सा कब राज्य बना, इसके लिए क्या आयोग बने थे। तो भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फजल अली के अतिरिक्त इस आयोग में हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पडिक्कर भी शामिल थे। तो ये जो है आयोग के बारे में पूछा गया एक बार जो है। इस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और संविधान में 7वें संशोधन के द्वारा 4 श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था को समाप्त करके देश में कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, जिसको केरिकल तब कहा जाता था, आदि को भारत को सौंप दिया, जिसके पश्चात 1962 में पौंडीचेरी जो है भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र बन गया। तो पौंडीचेरी जो है भारत में संघ राज्य क्षेत्र कब बना? 1962 में। एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है यहाँ पर। उसके बाद जो है गोवा किस प्रकार से मिलाया गया? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, उसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को जो है पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उसे संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। मई 1960 में मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई का राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। उसके बाद जो है नागा आंदोलन भी चरम पे था। तो नागा हितों की संतुष्टि हेतु असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका अब नाम जो है नागालैंड है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके पंजाब यानी जिसमें पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे और हरियाणा जिसमें हिंदी भाषा में बोलते थे, तो भाषा के आधार पर जो है ये 2 राज्य अलग अलग हो गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्यों का दर्जा प्रदान कर दिया गया भारत में। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम के बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है ये। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को भारत में पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया और 30 मई 1987 को गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। इसके बाद जो है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना। 9 नवंबर को उसके कुछ ही दिन बाद यानी 8 दिन बाद जो है उत्तरांचल, जिसका अब नाम उत्तराखंड है, ये 27वां राज्य बना था। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना और उसके बाद जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी। 5 अगस्त जो है 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त करके 2 नए केंद्र शासित बना दिए गए। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सहित, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर जो है इसमें विधानसभा है, तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा रहित, ये दोनों जो है स्थापित कर दिए गए। इसके बाद फिर जो है रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ? दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों ही जो है केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। उसका विधेयक 2019 में पारित हुआ था। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव का विलय करने के बाद दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक दिसंबर 2019 में पारित किया गया, जिसके तहत 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश राज्य जो है केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आ गए। अब इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश माना गया। तो इस तरह से भारत में अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव और दादर नागर हवेली के बाद जो है इनकी संख्या अब कितनी हो गई? 8 हो गई है। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश यानी दोनों को जो विलय से जो केंद्र शासित प्रदेश बना, इसकी राजधानी पूछ सकते हैं। तो इसकी राजधानी क्या होगी? दमन। इसको स्पेशली याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की स्थिति क्या है? 28 राज्य हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ये आपको जो है याद रखना है। अगला प्रश्न, एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स पुरस्कार 2019 से छाया शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पेप्सी ने अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बनाया है, वो कौन है? तो पेप्सी ने जो है हाल ही में सलमान खान को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
अगला प्रश्न, वरुण युद्धाभ्यास ये किन देशों के बीच होता है? तो वरुण युद्धाभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक नियमित जो है युद्धाभ्यास है। 2019 में इसका आयोजन गोवा एवं जिबूती के तटों पर दोनों देश की नौसेनाओं के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा व संसद क्रमशः कौन सी हैं? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है, और इसकी संसद क्या है? डाइट है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। विकल्प के अन्य देशों के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है, और उसकी संसद को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल, जिसकी संसद का नाम है दनेशे। जापान की येन और संसद है डाइट। बेल्जियम की मुद्रा है यूरो, और इसकी संसद है सीनेट। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। आज के प्रश्न जो है काफ़ी विविधतापूर्ण थे, और जो है कठिन और सरल दोनों ही प्रश्नों का जो है ज़्यादा सम्मिश्रण करने की प्रयास किया गया था। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 30 में, अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।